जी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ सकती है बच्चों इसमें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये आ सकती है कि मान लो ये सारी हरकतें चल रही है, बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी अब आपने फिक्स कर दी, कुछ भी कर लिया, चाहे बढ़ा दो घटा दो, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दो घटा दो, हर सक्सेस की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद हार ही देखनी होती है। तो मैं बोल रहा हूँ चौथा पॉइंट आप समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुबेर तो है नहीं कि इस पे बहुत सारा सोने का खजाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस एमिटर प्लेट पे भी तो फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, फिक्स ही नंबर में होंगे। अब एक समय ऐसा भी आएगा किसी गिवन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और किसी गिवन पोटेंशियल के लिए कि उस मोमेंट में या उस इंस्टेंट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और कुछ समय बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गए। अब तो ये खाली हो गया एमिटर प्लेट, अब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब भाई जब इस पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अब और इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेंगे नहीं। कलेक्टर प्लेट की तरफ जितने पहुँचने थे उतने पहुँच चुके हैं, अब और तो है नहीं तो क्या पहुँचेगा, क्योंकि ये और निकाल ही नहीं पाएगा। कहाँ से निकालेगा, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि एक्साइटेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब और फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँचेंगे नहीं, जितने मैक्सिमम पहुँचने चाहिए थे पहुँच चुके हैं। अब करंट अपनी फ़िक्स वैल्यू पे आ चुका है, फ़िक्स भी हो गई है और मैक्सिमम भी है वो, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे ही नहीं तो करंट की वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। अब करंट की वैल्यू तब बढ़ रही थी जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट हो रहे थे जब थे, अब है ही नहीं, अब एम्प्टी हो चुका है, वो खाली हो चुका है एमिटर प्लेट। तो हम मान सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच के कलेक्टर प्लेट ने एक करंट बना दी, उससे बड़ी करंट अब कोई नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम करंट है और वो अब और बढ़ेगी नहीं। ऐसी करंट को बच्चे बोलते हैं कि सैचुरेशन आ गया, तो बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन क्यों आ गया, क्योंकि बढ़ नहीं सकती, अब घटा दो तुम, घट वैसे भी नहीं सकती जब तक बैटरी ना बदलो, तो उसको तो भूल ही जाओ, अभी और बढ़ेगी नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आते और आते तो बढ़ जाती, बट अब मैक्सिमम हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, एमिटर प्लेट खाली हो गया। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब आप एक बात और सोचो, मैं मान लो क्या करूँ, यहाँ पे और इंटेंसिटी बढ़ा दूँ। पहले तो मान लो 10 यूनिट इंटेंसिटी थी, अब 20 यूनिट इंटेंसिटी हो जाए। इंटेंसिटी का काम क्या है, इंटेंसिटी का काम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं तो किसको एमिट कराओगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, अब तो एमिटर प्लेट क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब है ही नहीं तो क्या एमिट कराओगे, कुछ नहीं। तो चाहे तुम इंटेंसिटी अब 100 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, भाई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का काम क्या था, सिर्फ निकालना। अब निकालने को इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो अब इंटेंसिटी बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब सैचुरेशन करंट आ जाए। अच्छा, तुम बैटरी का पोटेंशियल भी बढ़ा दो, कितना भी कर दो। बैटरी का काम क्या था कि जो भाई इंटेंसिटी ने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिए उन्हें वहाँ तक पहुँचाना था, अब तो सारे पहुँच चुके हैं। तुम पोटेंशियल मत चेंज करना, पोलैरिटी मत चेंज करना, पोलैरिटी वही रखो। तुम 10 वोल्ट से 20 कर दो, 20 से 30 कर दो, 30 से 40 कर दो। इसका पोटेंशियल का काम क्या था कि जो निकल चुके हैं उन्हें बाहर निकालना, उन्हें उधर भेजना कलेक्टर की तरफ। भाई अब निकल ही नहीं रहे कुछ, जो निकलने थे निकल चुके हैं, तो अब इसका भी कोई काम नहीं है। तो ना अब इंटेंसिटी काम आई ना पोटेंशियल काम आया। इंटेंसिटी का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकालना, एमिटर तो खाली हो चुका है, किसी को वो निकाल ही नहीं पाएगा। पोटेंशियल का काम क्या था कि जो निकल चुके हैं उन्हें वहाँ पहुँचाना कलेक्टर की तरफ। भाई जब निकला ही नहीं कुछ तो किसको पहुँचाएगा वहाँ। तो जब एमिटर प्लेट खाली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाएंगे। अब कलेक्टर में जो करंट है वो और बढ़ नहीं पाएगा, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ गया सैचुरेशन में। अब ना इंटेंसिटी कुछ कर सकती है और ना जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल है वो कुछ कर सकता है। तो ये हमारी तीसरी चीज़ है। तो एट एन इंस्टेंट किसी समय एट अ फिक्स इंटेंसिटी and given potential all the given potential all the
photo electrons will emit out, all the photoelectrons will emit out from emitter plate and goes towards collector plate to form मैक्सिमम करंट। अब क्या बन जाएगा, मैक्सिमम करंट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। किसी समय क्या होगा, किसी गिवन इंटेंसिटी के लिए और गिवन पोटेंशियल के लिए सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एमिटर प्लेट को छोड़ के कलेक्टर प्लेट की तरफ मुड़ चुके होंगे, चल चुके होंगे और मैक्सिमम करंट को जन्म दे देंगे। नाउ एमिटर प्लेट इज एम्प्टी बोल लो, है ना, एम्प्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर प्लेट क्या होगी, एम्प्टी होगी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट विल गेट सैचुरेटेड। करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मैक्सिमम वैल्यू है। सैचुरेटेड कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद अब करंट बढ़ नहीं सकता, तो अब करंट सैचुरेट हो चुका है, इसके बाद ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो नो इलेक्ट नाउ ई प्लेट इज एम्प्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट विल गेट सैचुरेटेड और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नाउ अपॉन इंक्रीजिंग, अब इसमें लिखाना है आपको, नाउ अपॉन इंक्रीजिंग intensity as well as respective potential, जो भी है, चाहे नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, अगर आप बढ़ा भी दो इंटेंसिटी को और पोटेंशियल को तो करंट विल नॉट इंक्रीज। करंट जो हमारा सैचुरेशन वाला है विल नॉट इंक्रीज, अब ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये। तो अगर मैं अपने मन से सैचुरेशन करंट IS और इंटेंसिटी का जो कि I होती है ग्राफ बनाऊंगा तो सैचुरेशन करंट इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट की एक फ़िक्स वैल्यू होगी और इंटेंसिटी पे वो बढ़ेगा नहीं, जैसे सैचुरेशन करंट ऐसे हो जाएगा। यही है, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सैचुरेशन करंट आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये है, या आप अगर वैसा बनाना चाहते हो तो वैसा बना लो, इंटेंसिटी यहाँ रख लो और सैचुरेशन करंट यहाँ रख लो, तो सैचुरेशन करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद ये बढ़ेगा ही नहीं। ये चीज़ है, क्लियर है, गुड। नाउ अब इसी के बाद की बात करते हैं, हुआ क्या। पांचवी चीज़, यूजिंग कम्यूटेटर, हमने पोटेंशियल ही बदल दिया, कम्यूटेटर की मदद से अब पोटेंशियल ही बदल दिया। अब ये पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और ध्यान रखिए कब हो चुका है, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ गया है, IP मैक्स। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल बदल दिया, ये प्लस माइनस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर की मदद से, नाउ विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, polarity of potential V इंटरचेंज, पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। अब एमिटर प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड कलेक्टर प्लेट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है भैया, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। मतलब ई प्लेट जो है वो अब पॉजिटिव पोटेंशियल में है और सी प्लेट जो है वो किस में है, नेगेटिव पोटेंशियल में है। ठीक है, ई प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल में और सी प्लेट का है नेगेटिव पोटेंशियल में है। अब एक सिंपल सी बात है, अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे, इधर अब बहुत ज़्यादा है, वहाँ से तो पहुँच गए थे ना इधर, अब तो सैचुरेशन आ गया तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं हैं, ये है। और ये मैक्सिमम डायरेक्शन है IP की, IP यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। अब क्या है
क्योंकि ये भी नेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन भी क्या है नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे रिपेल होंगे, वो पॉजिटिव इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो अब उल्टा जा रहा है भाई, सारा मामला उल्टा हो गया। तो होगा क्या, नाउ विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल इंटरचेंज एंड अपॉन इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिव पोटेंशियल, अगर दोनों पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो होगा क्या, मतलब कलेक्टर का नेगेटिव बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर भागेगा, इधर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकता है, बट एमिटर जो है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो सारा मामला उल्टा पड़ गया। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में बढ़ा था तो अब उल्टे में घट जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट एंड अपॉन इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिव पोटेंशियल वी ऑब्जर्व दैट photoelectrons gets repel from C and moves towards E. ठीक है, बट सारा मामला यहाँ पे बुक में लिखा जाता है नेगेटिव पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ नेगेटिव का यहाँ बहुत बोलबाला है। तो पहले तो ये चीज़ पता चल गई, सी से भागेंगे ई की तरफ आएंगे। अब पांचवे के अंदर ही क्या है, अपॉन इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल with respect to C plate, upon increasing negative potential with respect to C plate, we have observed that IP क्या फोटोइलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिक्रीज, IP क्या हो गया डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिक्रीज एंड ओनली हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था वर्क फंक्शन में। एंड ओनली हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बस कुछ ही चुनिंदा, मतलब 1000 में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अभी भी कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी काइनेटिक। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम जो 999 इलेक्ट्रॉन होंगे वो वापस को भागेंगे एमिटर प्लेट की तरफ। बस कुछ ही चुनिंदा ऐसे होंगे जो उधर जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्या होगी मैक्सिमम, बाकी सारे जो हैं इधर की तरफ भागेंगे। तो ओनली हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स किस प्लेट, सी प्लेट। तो कुछ निकल जाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो वो सी प्लेट की तरफ ही जा रहे हैं, अभी भी ट्रेंड से अलग चल रहे हैं। अब मान लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे आप ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा। अब एक समय कुछ ऐसा भी तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वापस एमिटर प्लेट की तरफ भाग जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वापस एमिटर प्लेट की तरफ क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इस पोटेंशियल की वजह से, नेगेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट, इस पोटेंशियल की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए और कलेक्टर खाली हो गया, दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। इस पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, कट ऑफ, ख़त्म ही कर दिया इसने, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह तो छठे में, छठा है नाउ एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल with respect to collector plate, now at a particular negative potential with respect to collector plate, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि भाई इसका काम रिपेल करना है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप्रोचेज, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है IP अप्रोचेज जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ने अप्रोच करा जीरो को। This indicates all
photo electrons will move back towards ई प्लेट। क्या सर सारे इधर पहुंच जाएंगे? हाँ, अब फाइनली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम जो वो एनर्जेटिक वाले भी थे वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। नाउ एट दिस पोटेंशियल जो नेगेटिव है, इवन एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न बैक टू ई प्लेट। ये मीन है, देखा कितनी आफत है इसमें। बढ़िया है। नाउ एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस साइड बढ़ा था तो इस साइड घट जाएगा। ये निशानी होगी इस चीज़ की कि सारे इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच चुके हैं। जो ये भी था ना जिसकी हिम्मत थी उधर जाने की, वो भी इधर को भाग जाएगा अब। ये तो इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या ये बोलते हैं। तो दिस नेगेटिव पोटेंशियल ये होता है, तो छठे में ही जोड़ेंगे अब हम क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं वी नॉट। तो ये क्या है? इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल with respect to C plate at which photoelectric current that is IP is जीरो। क्या बन जाएगा? जीरो। ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतना? जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया? यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है? गुड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गुड। अब देखो इसके लिए फार्मूला बना सकते हैं। मान लो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, आपने सुना है पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क का काम आज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करेगी। पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट, चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में ई, और साइन लगा देंगे माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई वी नॉट। आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है इतना? गुड। तो नाउ जब ये सारी बातें हो चुकी हैं तो दो तीन बातें हमें पता चली हैं जिसको आप सम अप करना चाहेंगे। कुछ वेरिएशन हम ऐसा देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें देख ली ना आपने। गुड। अब आपको ये तो पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उस साइड से सबकी सेम एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि सबकी कहानी एक जैसी तो शुरू हुई नहीं है। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता ही दिया है, वो किसी को नहीं बख्शेगा। जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी होगा उसी को भी बोलेगा चल निकल वापस इधर आ, और जो बाकी हैं उनकी तो क्या ही हिम्मत है, उनको भी बुला लेगा अपनी तरफ। अब थोड़ा हम वेरिएशन देखेंगे, ठीक है? ये है तो हम क्या देखेंगे? वेरिएशन देखेंगे कुछ। क्या करें? इंसिडेंट रेडिएशन ले सेम फ्रीक्वेंसी की बट डिफरेंट इंटेंसिटी की। तो हम देखते हैं उनका ग्राफ कैसे बनता है और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखते हैं वेरिएशन ऑफ। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ गया ना, उसको भी देखना है। तो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या? सैचुरेशन करंट देखते हैं। वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन करंट, क्योंकि सैचुरेशन से आने इसकी सारी मेन बात। फोटो इलेक्ट्रिक तो हो गया, तो उसके बाद सैचुरेशन से स्टॉपिंग से क्या आया? जीरो आ गया। तो उनके बीच में देखेंगे। तो वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन करंट विद स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट का वेरिएशन देखेंगे किसके साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। सैचुरेशन करंट आपका IS हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V नॉट हो जाएगा। बट क्या करेंगे? दो बार करेंगे भैया। एक बार करेंगे फॉर अ गिवन रेडिएशन
कोई गिवन रेडिएशन हो जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, क्या हो, फ्रिक्वेंसी सेम हो, बट इंटेंसिटीज़ अलग हो। एक ही रेडिएशन है, फ्रिक्वेंसी सेम है, हमने 5 ही डॉट्स मानने हैं, 5 ही फोटॉन्स उसकी तरफ गिराने हैं, फेंकने हैं, बट एक बार एक लगे तो इंटेंसिटी I1 होगी, एक बार 2 लगे तो इंटेंसिटी I2 होगी, एक बार 4 लगे, 3 लगे तो इंटेंसिटी I3 होगी। फेंके हमने 5 ही थे, फ्रिक्वेंसी सेम है, बट लगने की टेंडेंसीज अलग अलग है। जो स्ट्राइक करेंगे, कभी 2 कर रहे हैं तो I1 हो गया, 3 कर रहे हैं तो I2 हो गया, 4 कर रहे हैं तो I3 हो गया, फेंके 5 थे। तो फॉर अ गिवन रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी न्यू बट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ जो कि क्या है, I1 I2 I3 है, और एक इंटेंसिटी I3 I2 से ज़्यादा और I1 से भी ज़्यादा, ये है। ठीक है, ये ग्राफ हम बनाना चाहेंगे। पहला है फॉर अ गिवन रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो, इंटेंसिटीज़ क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता है ना IP बोल रहे हैं, और ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल V, बट क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो वो यहाँ बनेगा इधर। ठीक है, और देखो इसको एक ही बार में देख लेना, जब इंटेंसिटी अलग होता है तो क्या होता है, तो इंटेंसिटीज़ अलग हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है -V0। अब देखो कैसे बनाना है, इंटेंसिटीज़ चाहे अलग हो, सबके सब इधर ही आएंगी, ऐसे पैरेलल बनाना इनको, है ना, सीधा, ये ऐसे सीधा बनाना, इक्विडिस्टेंट भी बना सकते हो, सीधा बनाना, कोशिश करना सीधा बने। ठीक है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह आया, I3 I2 I1, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, और ये तीनों चीज़ें सैचुरेशन करंट पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है, सैचुरेशन करंट पे। तो सैचुरेशन करंट आपने IS लिया है, I आपकी इंटेंसिटीज़ है, कन्फ्यूज़ मत होना बच्चों, IS आपका सैचुरेशन करंट है, IP क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और I3 I2 I1 क्या इंटेंसिटीज़ है, V नेचुरल पोटेंशियल है, -V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, क्लियर, गुड। तो ये तो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया, या स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग या स्टॉपिंग, और वो पॉजिटिव है तो उसे एक्सेलरेटेड पोटेंशियल कह देते हैं, ये हमारा एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है। अब बच्चे ये क्या है, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपका सैचुरेशन करंट है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। मान लो पर सेकंड अलग अलग टकराए, चलो मान लो एक बार I1 में 2 ही फोटोन टकराए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और I2 में आपके 4 टकराए फोटॉन्स पर सेकंड तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले। I3 में मान लो 5 टकरा गए और 5 इलेक्ट्रॉन निकले, एंड फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लो। अब वो टकरा गए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता भैया, इंटेंसिटी का काम बस तब तक है जब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, इजेक्ट ना हो। उसके बाद इंटेंसिटी का कोई काम नहीं है, उसके बाद सारा काम किसका है, पोटेंशियल का है। किसका है, पोटेंशियल का। पॉजिटिव पोटेंशियल उसे वहाँ ले जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल इसे यहाँ ले आएगा। समझो, हो सकता है कि पर सेकंड कम निकले हो इलेक्ट्रॉन, एक बार 2 ही निकले हों, एक बार 3 ही निकले हों, एक बार 4 ही निकले हों, बट इंटेंसिटी का यहीं तक काम है। इंटेंसिटी का काम सिर्फ जस्ट बाहर निकाल देना है, उसके बाद सारा काम किसे करना है, पोटेंशियल को करना है। अगर इंटेंसिटी पे इतनी ही ताकत होती तो हमें बैटरी लगाने की क्या ज़रूरत होती, वो कलेक्टर प्लेट में खुद ही पहुंचा देता। बट इंटेंसिटी सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ निकालना चाह रही है, निकाल दिया। उसके बाद तो इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है ना, उसके बाद तो सारा लेना देना किसका है, पोटेंशियल का है। और पोटेंशियल हर इलेक्ट्रॉन को एक जैसे ट्रीट करेगा, स्टॉपिंग वाला, और सबको इधर ही पहुँचा देगा। तो देखो तभी सेम है, तभी क्या है, सेम है। इंटेंसिटीज़ अलग हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग निकले, कभी 1 सेकंड में 2 निकले, कभी 4 निकल के, निकल तो गए ना भाई। अब निकलने के बाद सबको स्टॉपिंग पोटेंशियल एक जैसे ट्रीट करेगा, और सबके लिए क्या आएगा, एक ही आएगा, ये। बट हाँ, अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो, इसका मतलब उन सबकी एनर्जीज़ क्या होंगी, फोटॉन्स की अलग अलग होंगी, तब दिक्कत हो सकती है। तब इसका उल्टा बनेगा यार, तब फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाएंगी और इंटेंसिटीज़ अलग हो जाएगी, सैचुरेशन एक ही बनेगा, सैचुरेशन एक ही बनेगा,
बट फिर वही दिक्कत है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये चीज़ है, उसे आप खुद समझना, मैंने ये समझा दिया तो वो भी आप समझ लोगे। एक में जान लगा दो, एक याद रखो, दूसरा आपको काउंटर पॉजिटिव याद हो जाएगा। ऑफ सेम इंटेंसिटी, अब हम लेते हैं सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम है आई, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमने क्या ले ली, अलग अलग ले ली भैया। और यहाँ पे ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। आप तो तुक्के मारते हो और क्या है, तुम्हें थोड़ी मतलब है कंसेप्ट से, तुम तो रट लेते हो जल्लाद बच्चे। आप हो सर जल्लाद, इतना सारा पढ़ाते हो। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं यार, पढ़ लिया करो बेटे, एक ही ज़िंदगी मिली है, बाकी चीज़ें तो आप कभी भी कर सकते हो। फिर वही है, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, IP होगा। अब देखो होगा क्या, सारी फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन एक ही जगह आएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा। इसका ऐसे आया, इसका ऐसे आया, और इसका ऐसे आया, ठीक है। सबका सैचुरेशन करंट एक ही जगह आया, ये जो सैचुरेशन करंट है एक जगह आया, पहली वाली ν3, दूसरी वाली ν2, तीसरी वाली ν1, ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। अब फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आई। इस वाले का होगा -V01, इसका -V02, इसका -V03। ये याद रखना, नॉट पता ही है स्टॉपिंग के लिए, 1 2 3 नोटेशन है। तो ये कब है, जब इंटेंसिटी सेम और फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग है। अगर आप समझ पाए तो बढ़िया है। देखो इंटेंसिटी सेम होना मतलब टकरा पर सेकंड एक ही रहे हैं, पर है तो नेचर अलग, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। फोटॉन्स अलग अलग नेचर के हुए, है ना, फोटॉन्स क्या हुए, अलग अलग नेचर के हुए, चाहे उनकी एनर्जी सेम आती है बच्चों, बट फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वेवलेंथ भी अलग होगी, ठीक है। तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तरह की है, इंटेंसिटी एक ही है। अब सेब है ना, कहीं से मंगाओ तो इंटेंसिटी तो एक है, बट टेस्ट अलग होगा, कोई मीठा होगा कोई खट्टा होगा, वो चीज़ है। तो इंटेंसिटीज़ क्या है, अलग अलग है। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इंटेंसिटी क्या है, सेम है, पर सेकंड मान लो 2 ही गिर रहे तो इंटेंसिटी सेम है, बट वो जो 2 गिर रहे वो अलग अलग तरह के हैं ना, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग जगह अचीव होगा। ये याद रखना, क्लियर, शाबाश। बाकी तो तुम चालाक बच्चे हो, तुम्हें क्या सिखाने की ज़रूरत है, बहुत चालाक हो, कर लोगे। चालाक नहीं मतलब तेज हो, चालाक मतलब ये मत समझना सर नेगेटिव इसमें कहते हैं, मतलब आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के लिए सही बच्चे हो, एप्ट बच्चे हो, अटैप्ट हो, ADEPT। ये ग्राफ और देखें, और फिर इसके बाद हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कह के आज के लिए विदा होते हैं। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करी, और ये सारा कैसा था आपका, ये था डेटाबेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये देखिए, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि आपका कितना है, V0 है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करी। अब देखिए हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो आप 2-3 चीज़ें देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ये यार क्या होती है, ये हर मेटल के लिए एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी है कि भाई अगर इससे नीचे की रेडिएशन पड़े उस फोटोसेंसिटिव मेटल में तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं हैं। हाँ, इतनी पड़ जाए या इससे ऊपर पड़ जाए तो मज़े हैं, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके नीचे तो निकल ही नहीं सकता। ये हर मेटल के लिए डिफरेंट होती है, हर मेटल की अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे वर्क फंक्शन की वैसे इसकी भी है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तब ग्राफ बताऊँगा। इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
It is the minimum frequency of incident radiation. It is the minimum frequency of incident radiation for a given photosensitive metal. For a given photosensitive metal, photosensitive metal below which नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। इससे नीचे अगर कोई फ्रीक्वेंसी आए तो नहीं हो सकता। इस तक आ गई, इसके तक आ गई तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेंगे। इससे आगे आ गई या इससे बढ़ के आ गई, इससे कम में तो कुछ नहीं होने वाला किसी गिवन मेटल के लिए। इतने तक आ गई फोटो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक की रेडिएशन आ गई तो बस इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट होंगे। और इससे थोड़ी ज़्यादा आ गई तो थोड़ी एनर्जी तो इजेक्ट आउट में लगी, जो बाकी बच गई उससे इलेक्ट्रॉन नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिलो में तो कुछ नहीं होगा। बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। इसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, तो ये मिनिमम है। और बच्चों देखो, वर्क फंक्शन जो है फाइन नॉट, भाई वो भी तो ये चीज़ है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। मतलब उसके लिए सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है कि एमिशन हो जाता है, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है कि हो या ना हो। ऐसा है कि उससे उसे फिर कोई मतलब नहीं है कि उसके बाद वो नाचेगा या खेले कूदे, उसे तो बस बाहर निकालना है। तो फाइन नॉट भी एक तरह की एनर्जी है। हमने सुना एनर्जी फोटोन की होती है एच न्यू, तो फाइन नॉट तो आज ई बन गया, एच तो एच है पर न्यू की जगह न्यू नॉट आया। अब मैं बताता हूँ न्यू नॉट क्या है। न्यू नॉट ही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी एनर्जी थी कि बस इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए, जस्ट निकले। और वो तो वर्क फंक्शन भी बताता है। वर्क फंक्शन भी वो एनर्जी है कि जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालने के काम आती है, जस्ट। और न्यू नॉट भी क्या है? जस्ट वो फ्रीक्वेंसी कि बस हो जाए, इससे नीचे तो होगा नहीं, बस इतना हो जाए। अब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में भी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको पता चल गया, साथ में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी याद रखो। बच्चों से गलती क्या होती है, इसमें भी वो मिनिमम लिख देते हैं। अरे भैया पागल तो नहीं हो, मिनिमम क्यों आएगा? आप ये देखो, न्यू होता है सी बाई लेमडा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर ये न्यू नॉट होगा तो ये लेमडा नॉट होगा। और न्यू नॉट क्योंकि मिनिमम है, क्या है? मिनिमम। तो अगर ऊपर वाली चीज़ मिनिमम तो नीचे वाली होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए देखो, मिनिमम के लिए आया बिलो तो मैक्सिमम के लिए आएगा अबव। इतनी मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो होगा ही नहीं। ये चीज़ है भाई, एनर्जी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम होती है, ठीक है। तो क्या है ये? इट इज़ द मैक्सिमम, और न्यू नॉट से डिनोट करते हैं इसे। इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट। इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट radiation of incident radiation for given photosensitive metal above which no photoelectric emission is metal below which no photoelectron emission take place बोला होगा बच्चों, सॉरी है यहाँ प्लेस होगा। above which no photoelectric emission take place, photoelectric emission takes place। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फिक्स होती है। किसी गिवन मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की से नीचे की इंसिडेंट रेडिएशन आ गई तो होगा नहीं एमिशन, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर की आएगी तब भी नहीं होगा। ये चीज़ है। अब फाई नॉट को या डब्ल्यू नॉट को हम इसके टर्म में लिख लेते हैं एच। न्यू नॉट बना सी बाई लेमडा नॉट, तो एच सी बाई लेमडा नॉट होगा। बच्चों मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे एच और सी की वैल्यू भी याद रखें। कितनी होती है? एच की होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो देखिए 6 3 18, 6 3 18, 19, 19.8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? 34 8, 26 आएगा, है ना ये। तो ये याद रखें आप, एच और सी की वैल्यू इतनी आती है सीबीएसई वाले। 19.8 इंटू 10 की पावर -26 आती है। अगर आप याद रखोगे तो मेरे को खुशी होगी, ठीक है। अब जब ये लिख लिया तब ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ क्या है?
देखो हमने 2 मेटल के लिए बनाना है, ये 2 मेटल्स के लिए, और ग्राफ तो इसमें बहुत आते हैं, पहले आप ये देख लो बस। हमने 2 मेटल लेने, ये यहाँ पे दिखाने हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो रहा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है भैया। और हमने देखा, और ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी EV0 होती है, तो अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 2 मेटल के लिए ऐसे बनी स्ट्रेट, ये हो गया हमारा मेटल A, और ये हो गया हमारा मेटल B। देखो जहाँ ये काटेगा ना, काट तो फ्रीक्वेंसी में रहा है, पर ये किसी गिवन मेटल के लिए फिक्स चीज़ होगी फ्रीक्वेंसी की। और अभी मैंने आपको बताया किसी गिवन मेटल के लिए फिक्स चीज़ जो होगी फ्रीक्वेंसी में, वो होगी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये दोनों जहाँ काट रहे हैं एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, तो मेटल के लिए ये फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे न्यू नॉट बोलते हैं या फाई नॉट बोलते हैं, ये न्यू नॉट बोल लो चलो। न्यू नॉट ये होगी ए के लिए, और न्यू नॉट होगी बी के लिए। न्यू नॉट आपको पता है क्या है, थ्रेशोल्ड है। तो ये हमारा ग्राफ था, इसको आप याद रखना। अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के साथ काइनेटिक एनर्जी भी बनी, तभी तो EV0 बनेगा। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी, ए की, भाई वो इसकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, न्यू नॉट ए से ज़्यादा होगी, तभी तो एमिशन हो पाया ना। ज़्यादा या बराबर होगी, ग्रेटर या इक्वल होगी, और यहाँ पे भी न्यू भी ग्रेटर देन इक्वल होगा न्यू नॉट बी के। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप लोग देखिए, इससे हमें कुछ चीज़ें काफ़ी पता चली हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करा। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली, सीधा वेरी करा, वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली। गर्मी बहुत है भैया आज। दूसरा क्या है, आपको ये पता चला देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बीच, जिससे नीचे एमिशन हो नहीं सकता। मतलब अगर ये यहाँ ना गिर के थोड़ा यहाँ गिरती तो एमिशन होता ही नहीं, अगर ये यहाँ ना गिर के थोड़ी यहाँ गिरती तो एमिशन होता ही नहीं, ठीक है। तो देयर इज़ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यही मैंने आपको पहले लिखा दिया है। तो ये उल्टा हो गया, पर्दा पहले खुल गया, क्वेश्चन बाद में आ रहा कोई नहीं। देयर इज़ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं न्यू नॉट, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपन्स, या नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। ये आप लिख लेना, या आप खुद लिखना, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, होता ही नहीं है, ठीक है। ये आप लोग खुद लिख लेना। अब इसके बाद और क्या बताऊँ मैं आपको, एक तो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ है। मेरे को कुछ नहीं करना, आप ये देखो V0 और न्यू के बीच में डायरेक्ट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं V0 के साथ कोई कांस्टेंट भी लगाता हूँ तो क्या पूरा पड़ जाएगा, कुछ नहीं। तो कांस्टेंट मैंने मान लो EV0 लगा दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अभी भी E तो एक तरह का कांस्टेंट ही है ना, वो तो यहाँ समझ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर मेरा काम बन गया, EV0 काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो भी फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो भी लीनियरली वेरी करेगी फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। ये लॉस के लिए तैयार कर रहे हैं आपको। तो तीसरी चीज़ क्या है, अब तो ग्राफ का भी काम नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि KE मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स varies linearly with frequency of incident radiation, varies linearly with frequency of incident radiation, varies linearly with frequency of incident radiation। बट सबसे मेन बात, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती भाई। इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे तो करती है, पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी करती है, फ्रीक्वेंसी पे भी करेगी, बट इंटेंसिटी पे नहीं करती। इंटेंसिटी का काम तो सिर्फ बाहर निकालना है मेटल की सरफेस के बाद, उसके बाद जो उसे एनर्जी मिलती है मोशन करने की, वो कहाँ से मिलती है, वो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की वजह से मिलती है। ये चीज़ है।
but Ke max is independent of इंटेंसिटी, कितने तेज़ी से प्रहार करा मेटल की सरफेस पे, उससे यार काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। इज़ इंडिपेंडेंट, सर स्पेलिंग क्या लिख रहे हो आप, तो इंग्लिश की क्लास थोड़ी यार। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करेगी तो काइनेटिक एनर्जी पे भी करेगी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करेगी तो फ्रीक्वेंसी पे भी करेगी, बट इस पे नहीं करेगी, जो आप समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी पे। ठीक है, गुड। नाउ अब हमारा एक ही काम है कि हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिख लें। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो हम पे नेक्स्ट हेडिंग है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आएंगे तो लिखना पड़ेगा आपको पूरा। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के क्या लिखने हैं, लॉज ही लिखने हैं, लॉ। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये तो हमें पता ही है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो पहला है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फिक्स हो बट ग्रेटर हो देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो किसी गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल के लिए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि फिक्स हो, ग्रेटर हो वी नॉट से, आपकी सबसे मेन बात है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is directly proportional to the photoelectric current। ये तो हमने लिखा ही था ना, जितने फोटॉन्स निकलेंगे उतने ही, जितने फोटॉन्स टकराएंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ही करंट बनेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज number of photoelectrons emitted per second, number of photoelectrons emitted per second। ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हो फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल और फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और न्यू जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए न्यू नॉट से, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड है, ये भी लिख सकते हो थ्रेशोल्ड। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। अब वही है कि दूसरा ये है फॉर अ गिवन मेटल there is certain minimum frequency called threshold, threshold frequency nu naught, below which no photoelectric emission टेक्स प्लेस। इससे नीचे होता ही नहीं है, कुछ भी कोशिश कर लो होगा ही नहीं, इरिस्पेक्टिव आपकी बीम कितनी इंटेंस है या आपकी वो कितनी इंटेंस है रेडिएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी हो क्या फ़र्क आ रहा है, होना है तो नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे आएगी तो नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर आ गई तो बढ़िया है, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बन जाएगी, ठीक है। तो तीसरा यही है। तीसरा है फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तीसरा है फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अगर कोई फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट आई तो अब हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एंड अब अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया और कुछ एनर्जी बच गई, क्योंकि भाई ज़्यादा भी आ रही ना, तो कुछ एनर्जी बच गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच गई, एक्स्ट्रा एनर्जी विल बिकम काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैंने बोला था ना, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाए, अगर उतनी आई कितनी थ्रेशोल्ड के बराबर, तो सिर्फ बाहर निकलेगा, उससे ज़्यादा आ गई तो एक तो बाहर भी निकला, साथ में नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस सब में मोशन होता है ना, इसलिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी विल बिकम काइनेटिक एनर्जी मैक्स इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे ये के ई मैक्स पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, बट इंटेंसिटी पे नहीं करता, ये याद रखना। चौथा बहुत इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बहुत तेज़ी से होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत तेज़ी से, जैसी रेडिएशन गिरी उसी समय इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नियरली ये होता है एक शेक के बराबर, 10⁻⁻⁹ सेकंड में होता है। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊँ टाइम के साथ ना, टाइम के साथ जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से होगा तो ऐसे आता है, ये सैचुरेट हो जाएगा एकदम से, ऐसा रहता है। ये सीधा ही है, आप ये सीधा ही समझना, बट ये माइक्रोस्कोपिक स्केल में तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से होता है ये चीज़ है ये, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एकदम होती है, क्लियर है, गुड। बहुत मतलब 10⁻⁹ सेकंड का लैग होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत तेज़ी से। तो आप लोग ये याद रखना। अब इसके बाद हमें थोड़ा ये भी देखना है कि वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये नोट याद रख लेना कि वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, वेव थ्योरी जो है ना, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव वाली, फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दो तीन बातें हैं, बट मैं एक मेन बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से बताऊँ क्या है कि अगर इंटेंसिटी बढ़े, क्या बढ़े, इंटेंसिटी अगर क्या कर जाए, बढ़ जाए, तो यार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को भी बढ़ना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। बट एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा, कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट, या इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एक्सपेरिमेंट। ऐसा तो एक्सपेरिमेंट में कुछ देखा नहीं, फिर इंटेंसिटी हम जितनी भी बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी तो उसके इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे कई केसेस हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, वेव थ्योरी फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने से। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। अब देखो, जैसे वेव थ्योरी ये भी कहती है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे वो काफ़ी देर तक करेंगे, पूरी की पूरी एंटायर वेव से एब्जॉर्ब करेंगे।
तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वेव थ्योरी ये कहना चाहती है कि जब तक इलेक्ट्रॉन पूरी रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। प्लैंक्स ने भी यही कहा, बट ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ जितनी भी एनर्जी मिल रही, इलेक्ट्रॉन का काम बनना चाहिए, वो बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का वेट नहीं कर रहा है, बस उसे बाहर निकलना है। वेव थ्योरी के हिसाब से मतलब वो पूरी तसल्ली करेगा इलेक्ट्रॉन कि पूरी एनर्जी गैदर कर लूँ, बाहर भी निकलना है, फिर नाचना गाना भी है। यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट।